दबाया जा। सीमा की सोल सप्रेसिंग टावर प्रकट हुई और नीचे आकर आदिल के शरीर में टकराई। जब सोल सप्रेसिंग टावर फिर से उठी तो सभी दंग रह गए ये देखकर कि आदिल लगभग सपाट हो गया था, जैसे कोई मक्खी दीवार से टकराकर चपटी हो गई हो। हालांकि वो मर नहीं गया था, उसका शरीर चपटा था, लेकिन उसका सिर बाकी था। यह सीमा की दया का परिणाम था, नहीं तो कोई नहीं जानता कि वह कितनी बार मर चुका होता। लेकिन उसका अंडरवर्ल्ड सोल मैजिकल आर्मोर तो टूट चुका था। सभी चुप थे, यहां तक कि ड्रैगन ब्लड योद्धा भी। उन्होंने कभी सीमा को इतनी प्रभुत्वशाली तकनीकें इस्तेमाल करते नहीं देखा था। पहले जब सीमा किसी को मारती थी, उसके दुश्मन हमेशा जमीन पर ऐसे पड़े रहते जैसे वे बस सो रहे हों। कभी इतनी खूनी स्थिति नहीं होती थी। तुमने मुझे चुनौती दी सिर्फ राघव को भड़काने के लिए। मैं वास्तव में नहीं समझ सकती कि तुम लोग इतने मूर्ख क्यों हो कि लगातार राघव की सीमा परखे। वो थक चुका है और उसने काफी कष्ट सहा है। उसके कंधों पर पर्याप्त बोझ है, फिर भी तुम उसे और दबाना चाहते हो। यदि तुम इतने मूर्ख हो तो मुझे भी कोई आपत्ति नहीं कि मैं अपने हाथों को खून से रंग दूं और एक खून प्यासे शैतान बन जाऊं। सीमा ने अपने शब्दों के साथ भयभीत आदिल की ओर निरपेक्ष दृष्टि से देखा, जो अपने खून में लथपथ पड़ा था। सीमा हमेशा शांत रहती थी और लड़ाई पसंद नहीं करती थी, लेकिन फिर लिटिल स्नो की मृत्यु हो गई। राघव का टूट फूट वाला रोना यह दिखाता था कि वह कितना असहाय और पीड़ित महसूस कर रहा था। उस दृश्य ने उसकी हृदय में गहरी छाप छोड़ी। उस दिन उसने कसम खाई कि वह अब कभी दयालु महिला नहीं बनेगी। वो राघव का बोझ बांटना चाहती थी, और अगर उसे ऐसा करने के लिए खून से सने शैतान बनना पड़े तो वह इससे परहेज नहीं करेगी। संसार में सही और गलत, दयालु या निर्दयी होने का कोई स्पष्ट पैमाना नहीं है। अब उसे इसकी कोई परवाह नहीं थी। वह थक चुकी थी ये सोच सोचकर कि क्या सही है और क्या गलत। उसका एकमात्र उद्देश्य राघव की सुरक्षा करना था। राघव ने उन्हें इतना कुछ दिया था कि वह बहुत अधिक था। वह थक चुका था, और जो सीमा चाहती थी वह बस उसके बोझ का जितना संभव हो सके हिस्सा उठाना था। सीमा का चेहरा देखकर उसके शब्द राघव के दिल में गूंजे और उसे अंदर से गर्माहट का अनुभव हुआ। उसे ये अवर्णनीय रूप से अच्छा लगा कि उसके पास ऐसी महिलाएं हैं। साथ ही थोड़ी चिंता भी हुई। उसे लगा जैसे उसने उन्हें अपने पास रखकर अन्याय किया हो। बोलो, तुमने हम पर हमला क्यों किया? सीमा ने जमीन पर पड़े चपटी वस्तु की ओर देखते हुए आदेश दिया। उसे उस पर कोई दया नहीं थी। मैं नियमों का पालन कर रहा हूं। आदिल ने बहस करने की कोशिश की, लेकिन तभी उसकी आत्मा में दर्द की लहर दौड़ गई। ऐसा लगा जैसे लाखों सुइयां उसे छेद रही हों। एल्डर रंजीत, मुझे बचाओ, वो कराहा। एल्डर रंजीत हिला नहीं। उसका चेहरा अभी भी ठंडा था और उसने निरपेक्ष स्वर में कहा, यह नियमों के अनुसार नहीं होगा। चुनौती देने वाले के रूप में हारने पर तुम्हें जिम्मेदारी लेनी होगी। मैं मरने वाला हूं। वो मुझे मारना चाहती है, तुम बस देख रहे हो कि मैं मर जाऊं। आदिल लगातार दर्द में कराह रहा था, जिसे सीमा उसे दे रही थी, लेकिन उसका शरीर हिल नहीं पा रहा था। नियमों के अनुसार एक बार तुम मर गए, मैं उसकी एक्सपेंशन दाव सेक्ट में शामिल होने की योग्यता रद्द कर दूंगा। एल्डर रंजीत ने निरपेक्षता से कहा। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ भी उसे रोचक नहीं लग रहा। मुझे छोड़ दो, मैं बताऊंगा। ये लॉ एनफोर्समेंट हॉल का एक सीनियर अप्रेंटिस ब्रदर था। उसने मुझे कहा कि तुम्हारा ख्याल रखना। आदिल आखिरकार समर्पण कर गया। लॉ एनफोर्समेंट हॉल। राघव और अन्य तुरंत समझ गए, यह निश्चित रूप से कृष्णा से संबंधित था, लेकिन यह भी गलत लग रहा था। कृष्णा को राघव की शक्ति का पता होना चाहिए था, तो उसने उन्हें मौत के मुंह में क्यों भेजा? थोड़ी देर सोचने के बाद राघव को समझ आया, यह निश्चित रूप से रितेश द्वारा कृष्णा को पकड़े जाने से संबंधित था। दो एल्डर्स की लड़ाई एक्सपेंशन दाव सेक्ट में हलचल पैदा करेगी, और शायद लॉ एनफोर्समेंट हॉल के शिष्यों को इसकी जानकारी मिल गई थी। कृष्णा को खुश करने के लिए उन्होंने आदिल से कहा कि वह राघव और अन्य का ख्याल रखे। बिना सोचे समझे यह स्पष्ट था कि आदिल ने उनके आदेशों का पालन करने के लिए उनसे काफी लाभ प्राप्त किया होगा। अन्यथा बिना भारी रिश्वत पाए
वह सीमा को चुनौती देकर राघव का सामना करने की हिम्मत नहीं करता। जब उसने देखा कि ड्रैगन ब्लड योद्धा कितने शक्तिशाली हैं, संभावना यह थी कि उसने केवल राघव को थोड़ा शर्मिंदा करने के लिए ऐसा किया, फिर वो अपनी सफलता रिपोर्ट कर सकता था। आखिरकार भुगतान मिलने के बाद काम न करना ठीक नहीं होता, लेकिन इस काम की कीमत बेहद अधिक थी, लगभग उसकी जान लेने वाली। राघव ने ठंडे स्वर में हंसा। उसकी नजरें अन्य वरिष्ठ शिष्यों पर पड़ी, जिससे उनके बाल खड़े हो गए। इसका हमसे कोई लेना देना नहीं है, हमें कोई जानकारी नहीं थी, भयभीत शिष्यों ने चीखते हुए कहा। अब जब यह मामला समाप्त हो गया, एल्डर रंजीत जाने लगे, लेकिन राघव ने अचानक कहा, शिष्य के पास कुछ सवाल है। एल्डर रंजीत, क्या आप मुझे सिखा सकते हैं? राघव जल्दी से एल्डर रंजीत को रोक दिया जब उसने जाते हुए देखा। उसके पास इस एल्डर से पूछने के लिए बहुत सी बातें थी, लेकिन उसे अब तक अवसर नहीं मिला था। एल्डर रंजीत ने हल्का सा भौहें चढ़ाया। क्या बातें? बस कुछ मामले हैं जो सेंट्रल प्लेन्स और एक्सपेंशन दाओ सेक्ट से संबंधित है, राघव ने कहा। नियमों के अनुसार एल्डर्स वास्तव में उत्तरदायी होते हैं कि वे शिष्यों द्वारा पूछे गए संबंधित प्रश्नों का जवाब दें। पूछो। सभी आश्चर्यचकित थे कि एल्डर रंजीत ने इनकार नहीं किया। वे वरिष्ठ शिष्य विशेष रूप से उलझन में थे। एल्डर रंजीत अत्यंत ठंडे स्वभाव के थे, यहां तक कि इस रास्ते में भी उन्होंने 3 बार से अधिक बात नहीं की थी। लेकिन राघव ने कुछ बातचीतों के बाद एल्डर रंजीत के स्वभाव को देख लिया था। हालांकि एल्डर रंजीत की कल्टीवेशन बेस भयानक थी, लेकिन व्यक्ति के रूप में वो बहुत ही सरल थे। वो सब कुछ नियमों के अनुसार करते थे। उन्होंने कम बोलने का कारण यह नहीं था कि वह घमंडी थे। राघव ने पहले उन्हें गलत आंका था। कुछ वरिष्ठ शिष्यों ने आदिल को मार्शल स्टेज से उतारने में मदद की। उन्होंने उसे मेडिसिनल पिल्स दिए और उसने अपने हेवनली दाओ एनर्जी का संचालन करके उपचार किया। उसका शरीर जल्दी ही ठीक होकर फिर से खुला। सीमा का अंतिम हमला बहुत ही क्रूर था, इसलिए उसके पूरी तरह से ठीक होने में कुछ समय लगना था। ऐसा इसलिए था क्योंकि सीमा भी एक सेलेस्टियल थी और उसके हमलों में हेवनली दाओ एनर्जी थी, जिससे घाव जल्दी ठीक नहीं होता। सभी जल्दी से इकट्ठा हो गए जब उन्होंने सुना कि एल्डर रंजीत प्रश्नों के उत्तर दे रहे थे। उन्होंने सम्मानपूर्वक उनके चारों ओर खड़े हो गए, यहां तक कि वरिष्ठ शिष्य भी। पहले तुम अपने प्रश्न पूछो, अगर वे उत्तर नहीं दे सकते तो मैं दूंगा। एल्डर रंजीत ने राघव को वरिष्ठ शिष्यों से पूछने का इशारा करते हुए कहा। वो बेवजह बात करना पसंद नहीं करते थे। सीनियर अप्रेंटिस ब्रदर राघव, कुछ भी पूछो, हम निश्चित रूप से जो जानते हैं उसे छिपाएंगे नहीं, एक सीनियर शिष्य ने कहा। चाहे वे कितने भी मूर्ख क्यों न हो, वे समझ सकते थे कि राघव इस समूह में सबसे भयानक अस्तित्व है। भले ही उसने अभी तक नहीं लड़ा हो, लेकिन यह सोचकर कि उसने आदिल को जीवन मरण की चुनौती दी, वे सभी जानते थे कि वह आत्मविश्वासी है। जहां तक आदिल की बात है, उसने अंत में अपनी फाउंडेशन फोर्जिंग कल्टीवेशन बेस का उपयोग किया, फिर भी उसे कुचल दिया गया। इसलिए वे राघव को अब हल्के में नहीं लेने की हिम्मत नहीं कर सकते थे। उनका दृष्टिकोण पूरी तरह बदल गया था। जब इस सीनियर शिष्य ने राघव को सीनियर अप्रेंटिस ब्रदर कहा तो अन्य लोग हंस पड़े। ऐसा लगा जैसे वे ही सीनियर अप्रेंटिस ब्रदर्स हो। जहां तक एल्डर रंजीत की बात है, वो निरपेक्ष थे। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें पहले से ही पता था कि ऐसा होगा। सीनियर अप्रेंटिस ब्रदर राघव, हो सकता है कि तुम ये न जानो, लेकिन ऑफिशियल पोस्ट वाले शिष्यों के अलावा हम सभी मजबूत को सीनियर कहते हैं। इसका कोई लेना देना कल्टीवेशन बेस या उम्र से नहीं है। तुम्हारी शक्ति के कारण कुछ सीनियर सैकड़ों साल पुराने भी तुम्हें सीनियर अप्रेंटिस ब्रदर या शायद सीनियर कह सकते हैं, उस सीनियर शिष्य ने समझाया। ईस्टर्न वेस्टलैंड के शिष्यों को यह नियम अजीब लगा। सेंट्रल प्लेन्स वास्तव में अलग था। राघव को ऐसी छोटी छोटी बातें परवाह नहीं थी। वो सीधे मुद्दे पर आया। सेंट्रल प्लेन्स पहुंचने में हमें कितने दिन लगेंगे? शायद 3 महीने, सीनियर शिष्य ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा। 3 महीने? सभी नए शिष्य चौंक गए। इस फ्लाइंग बोट की भयानक गति के बावजूद भी इसमें 3 महीने लगेंगे। हाँ, और ये तब है जब कुछ अप्रत्याशित न हो।
हमें सेंट्रल प्लेन्स पहुंचने के लिए मार्शल हेवन सी रिंग पार करना होगा, फिर 9 सुप्रीम ट्रांसपोर्टेशन फॉर्मेशंस के माध्यम से जाना होगा, तब जाकर हम एक्सुएंशन दाओ सेक्ट पहुंचेंगे। नए शिष्यों ने ठंडी सांस ली। 3 महीने की उच्च गति वाली उड़ान और 9 सुप्रीम ट्रांसपोर्टेशन फॉर्मेशंस, ये थोड़ी ज्यादा दूर नहीं थी। ये कोई आश्चर्य नहीं कि कहा जाता है कि ईस्टर्न वेस्टलैंड, वेस्टर्न डेजर्ट, सादर्न सी और नॉर्दर्न सोर्स केवल महाद्वीप की सीमा पर कुछ जंगली भूमि है। अब उन्होंने जाना कि ये सब मिलाकर भी मार्शल हेवन कॉन्टिनेंट का 5वां हिस्सा से कम लेते हैं। बाकी सब सेंट्रल प्लेन्स है। मार्शल हेवन सी रिंग क्या है? नेहा ने जिज्ञासु होकर पूछा। मार्शल हेवन सी रिंग, उस शिष्य ने एल्डर रंजीत की ओर देखा। पूछो, किंवदंतियां कहती हैं और कोई नहीं जानता कि ये सच है या नहीं, एल्डर रंजीत ने कहा। किंवदंती कहती है कि मार्शल हेवन कॉन्टिनेंट ने इमॉर्टल एरा में एक विशाल युद्ध देखा और गॉड्स और डेविल्स की लड़ाई के दौरान पूरी भूमि टूट गई। उस समय एक रिंग शेप्ड सी बन गई। कहा जाता है कि यह उस समय एक ब्रेसलेट के महाद्वीप से टकराने का परिणाम है। एक ब्रेसलेट? ये कैसे संभव है? ऐसा कौन सा ब्रेसलेट इतना बड़ा होगा? अर्जुन ने पूछा। ये बस असंभव था। ये बस किंवदंती है, कोई निश्चित नहीं जानता क्योंकि कोई सही रिकॉर्ड नहीं है। ये केवल लेजेंड्स हैं जिन पर भरोसा नहीं किया जा सकता, सीनियर शिष्य ने असहज होकर कहा। उस समय उन्होंने भी इस लेजेंड को सुनकर हंसी उड़ाई थी। सिर्फ इसलिए कि तुमने कुछ नहीं देखा इसका मतलब यह नहीं कि यह अस्तित्व में नहीं है। लेजेंड्स पर भरोसा नहीं किया जा सकता, लेकिन वे जरूरी नहीं कि निराधार हों। हम इसलिए विश्वास नहीं कर सकते क्योंकि हम उस रियल्म तक नहीं पहुंचे हैं। राघव ने सिर हिलाया। वह ईस्टर्न वेस्टलैंड बेल के बारे में सोच रहा था। वह क्षतिग्रस्त, आधी मरी हुई घंटी इतनी शक्तिशाली थी कि किंग आइटम्स उसके सामने धूल के कण जैसी थी। यह राघव के लिए पूरी तरह से चौंकाने वाला था। एल्डर रंजीत ने उसे देखा और हल्का सा सिर हिलाया। इस सोच विचार ने उसे थोड़ी प्रशंसा दिलाई। इतनी उम्र में इतनी बुद्धिमत्ता होना वास्तव में दुर्लभ था। सीनियर अप्रेंटिस ब्रदर राघव सही है। मार्शल हेवन कॉन्टिनेंट के 5 महान डिवाइन आइटम्स कभी देखे नहीं गए हैं, लेकिन कौन कह सकता है कि वे वास्तव में मौजूद नहीं हैं? मूल रूप से मार्शल हेवन कॉन्टिनेंट के 5 हिस्से लगभग एक ही आकार के थे, लेकिन जैसे ही मार्शल हेवन सी रिंग बना, पूरे महाद्वीप का भूभाग बदल गया। ईस्टर्न वेस्टलैंड, वेस्टर्न डेजर्ट, सदर्न सी और नॉर्दर्न सोर्स काफी छोटे हो गए। धीरे धीरे ये 4 क्षेत्र किसी के लिए भी रुचिकर न रहने वाले जंगली इलाकों में बदल गए और इस प्रकार सेंट्रल प्लेन्स मार्शल हेवन कॉन्टिनेंट की सच्ची कल्टीवेशन भूमि बन गई। वहां के कल्टीवेटर्स रेगिस्तान के रेत के दानों जितने अधिक हैं। मूल रूप से चारों क्षेत्रों के अपने अपने अद्वितीय दाव पाथ्स थे, लेकिन जब सेंट्रल प्लेन्स के चारों और रिंग शेप सी बना, तो उन 4 क्षेत्रों ने अपनी बहुत सी मूल धरोहर खो दी। अब जो बचा है वो बस कुछ टुकड़े हैं और असली विरासत, खैर आप समझ रहे हैं, उस शिष्य ने अनौपचारिक रूप से कहा। सभी ने समझ लिया। वो रहस्यमय ब्रेसलेट, जो शायद मौजूद भी न हो, ने सेंट्रल प्लेन्स के चारों और रिंग शेप सी बनवा दी थी। इसने बाकी 4 क्षेत्रों को सबसे अधिक नुकसान पहुंचाया, जिससे ईस्टर्न वेस्टलैंड जैसी जगह सिर्फ एक जंगली, असभ्य भूमि बन गई। सेंट्रल प्लेन्स में लाखों करोड़ों सेक्ट्स हैं, लेकिन हमारी एक्सपेंशन दाओ सेक्ट वहां भी प्रसिद्ध है। यह हेवन स्प्लिटिंग डिवाइन सेक्ट और हेवन सप्रेसिंग मैजिकल सेक्ट के समान स्तर पर है। इन्हें 3 महान हेवनली सेक्ट्स कहा जाता है, उस शिष्य ने गर्व से कहा। एक्सुएंशन दाओ सेक्ट की रोब्स पहनना स्पष्ट रूप से गर्व की बात थी। क्या 3 महान हेवनली सेक्ट सेंट्रल प्लेन्स पर हावी हो सकते हैं? अर्जुन ने पूछा। ओ शायद नहीं, निश्चित रूप से नहीं, उस शिष्य ने कहा। भाई, सेंट्रल प्लेन्स इतना बड़ा है कि तुम शायद समझ नहीं पाओगे। यहां तक कि हम, जो 10 साल से एक्सुएंशन दाओ सेक्ट में हैं, अनगिनत ग्रंथों को पढ़ने के बाद भी केवल सेंट्रल प्लेन्स के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी ही समझ पाए हैं। एक अन्य सीनियर शिष्य ने कहा। माफ करना, मेरा तर्क करने का इरादा नहीं था। बस इतना था कि तुम लोग एक्सुएंशन दाओ सेक्ट को इतना अद्भुत बता रहे थे, इसलिए मुझे लगा कि वही रोब्स पहनकर मैं किसी तरह दुनिया का शासक जैसा महसूस करूंगा। अर्जुन ने बेझिझक कहा। वरिष्ठ शिष्य काफी आराम महसूस करने लगे। पहले
उन्होंने सामने खड़े इन लोगों को भयंकर राक्षस समझा था, लेकिन अब उन्हें लगा कि वे वास्तव में बात करने में बहुत सरल है। इतना कहा जा सकता है कि एक्सुएंशन दाओ सेक्ट पूरे सेंट्रल प्लेन्स में औसत से ऊपर गिनी जा सकती है। लगभग हर कल्टीवेटर ने इसके बारे में सुना है। एक बार जब आप एक्सुएंशन दाओ सेक्ट पहुंचते हैं, मैं गारंटी देता हूं कि आप सेक्ट की भव्यता से स्तब्ध रह जाएंगे। बस क्या? अर्जुन ने पूछा। बस इतना कि इस बार ईस्टर्न वेस्टलैंड ने सिर्फ कुछ ही शिष्यों को भेजा है। ये चारों क्षेत्रों में सबसे पिछड़ा स्थान है। मुझे याद है कि पिछली पीढ़ी में वहां 20,000 से अधिक थे, लेकिन इस बार एक सीनियर शिष्य ने जिज्ञासा से कहा, सच्चाई यह थी कि जबकि रिमोट हेवन गैंग शक्तिशाली था और ब्रांच एक्सुएंशन दाओ सेक्ट को चुनौती देने की हिम्मत रखता था, वे अन्य सेक्ट्स को उनके शिष्यों को भेजने से रोक नहीं सकते थे। हर 10 साल में जब एक्सुएंशन दाओ सेक्ट शिष्यों को सेंट्रल प्लेन्स भेजती तो एक भव्य उत्सव होता। मुख्य सेक्ट ब्रांच सेक्ट्स की इतनी परवाह नहीं करता था, क्योंकि वे बस कुछ छोटे आधार थे। यहां तक कि उन ब्रांच सेक्ट्स के नहीं होने वाले शिष्य भी 10 साल में एक बार अवसर का उपयोग करके मुख्य सेक्ट में शामिल होने की कोशिश कर सकते थे। यह एक्सुएंशन दाओ सेक्ट का आत्मविश्वास था। उन्हें बुरे इरादों वाले लोगों की चिंता नहीं थी। उन्हें यकीन था कि जब ये शिष्य सेंट्रल प्लेन्स पहुंचेंगे तो वे बदल जाएंगे, उनके मूल इरादे गायब हो जाएंगे। मुख्य सेक्ट की दृष्टि में बाकी 4 क्षेत्रों की संघर्ष असंगत और महत्वहीन था। यह बच्चों का खेल जैसा था। सच कहूं, मैं भी बहुत जिज्ञासु हूं। एल्डर रंजीत ने कहा। राघव चौंक गया। क्या आपने सेक्ट मास्टर प्रभा से नहीं पूछा? यह नियमों के अनुसार नहीं था। चूंकि यह मेरी जिम्मेदारी के दायरे में नहीं था, इसलिए पूछना सुविधाजनक नहीं था, एल्डर रंजीत ने कहा। राघव लगभग हंस पड़ा। यह एल्डर रंजीत सच में परंपराओं में अडियल था। वो अपनी जिज्ञासाओं को भीतर ही रखना पसंद करता था, बजाय कि पूछे। उसे वास्तव में एक अजूबा कहा जा सकता है। सीनियर अप्रेंटिस ब्रदर राघव, इस बार ईस्टर्न वेस्टलैंड से इतने कम शिष्य क्यों आए? एक सीनियर शिष्य ने जिज्ञासा से पूछा। ओह, राघव तुरंत अजीब महसूस करने लगा। जवाब वास्तव में कहने के लिए सुविधाजनक नहीं था। अन्य ड्रैगन ब्लड योद्धाओं के भी चेहरे पर अजीब भाव थे, जिससे वरिष्ठ शिष्यों ने एक दूसरे की ओर देखा। ये क्या हो रहा है? इसमें शर्माने वाली क्या बात है? क्या उन्हें हमने नहीं मार डाला था? ये शर्म की बात नहीं है, तो छुपाने की जरूरत क्यों? अर्जुन ने बेझिझक कहा। क्या? सभी वरिष्ठ शिष्य स्तब्ध रह गए, अपने कानों पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। लेकिन अर्जुन पहले ही उन्हें बता रहा था कि राघव ने कैसे उन्हें ईस्टर्न वेस्टलैंड पर हावी किया। कोई आश्चर्य नहीं कि उन्होंने मुझे इस बार भेजा। मैं सेक्ट प्रोटेक्शन पवेलियन से हूं। मूल रूप से मुझे इस मामले की जिम्मेदारी नहीं दी गई थी। एल्डर रंजीत ने अचानक समझ लिया जब उसने सुना कि रितेश ने कृष्णा को ले गया। आदिल, तुम्हें इस मामले के बारे में सुनना चाहिए। आगे बढ़ो, हमें बताओ। राघव ने ठंडे स्वर में उस आदिल की ओर देखा, जो अपनी गंभीर चोटों से उबरने की कोशिश कर रहा था। आदिल कठोर हो गया जब उसे अब समझ आया कि वो कितना हास्यास्पद था। उसने राघव जैसे दानव को क्यों उकसाया? अर्जुन ने पहले ही समझा दिया था कि ईस्टर्न वेस्टलैंड के शिष्यों की संख्या इतनी कम क्यों थी, और अब वो जान गया कि राघव किस प्रकार का व्यक्ति है। ये मेरी गलती नहीं है। मैं, आदिल हकलाया। लॉ एनफोर्समेंट हॉल और एल्डर्स हॉल के बीच क्या शत्रुता है? राघव ने पूछा। वह इस बात में रुचि नहीं रखता था कि आदिल ने कौन सी रिश्वत ली थी या किसने उसे इस्तेमाल किया। ऐसा लगता है कि उनके बीच कुछ संघर्ष है, लेकिन मुझे इसके विवरण नहीं पता, आदिल ने कहा। वह एक छोटे शिष्य के रूप में उच्च अधिकारियों के मामलों के बारे में कैसे जान सकता था? एक्सुएंशन दाओ सेक्ट का आंतरिक वातावरण अत्यंत जटिल है। अभी उन चीजों को जानने से तुम्हारे लिए कोई लाभ नहीं होगा। तुम्हें बस ये याद रखना है कि जब तक तुम नियमों का उल्लंघन नहीं करोगे, तुम सुरक्षित रहोगे। अगर अन्य लोग लड़ना चाहते हैं तो वो उनका मामला है, एल्डर रंजीत ने कहा। कोई आश्चर्य नहीं कि आप हमेशा नियमों की बात करते हैं, राघव ने हंसते हुए कहा। राघव का ये मजाक सभी के दिलों को झकझोर गया। भले ही ये हंसी में कहा गया था, सभी ने महसूस किया कि इसमें थोड़ी उपहास भी छुपी हुई थी।
लेकिन आश्चर्यजनक रूप से एल्डर रंजीत नाराज नहीं हुए। उन्होंने लंबे समय तक दूर की ओर देखा और फिर कहा, मैं भी कभी तुम्हारे जैसा था, युवा, ऊर्जा से भरा और भविष्य के लिए आशावान। है राघव ने संभाला और कहा, है अफसोस, चीजें कभी वैसी नहीं होती जैसी लोग चाहते हैं। हमेशा हर तरह की बाधाएं आती है, जाल जैसी रुकावटें तुम्हें घेर लेती है। दिन ब दिन, साल ब साल, अंततः व्यक्ति खो जाता है। कुछ लोग प्रसिद्धि और लाभ की लड़ाई में अपने मूल हृदय को भूल चुके होते हैं। फिर कुछ लोग सीनियर की तरह हो जाते हैं, जो केवल नियमों का पालन करना जानते हैं। सोचने पर यह वास्तव में दुखद है। राघव, सीमा ने राघव को खींचा, ये संकेत देते हुए कि उसे अपने शब्दों को संभाल कर बोलना चाहिए। उसका एल्डर रंजीत से कोई वैर नहीं था, तो वो उसे क्यों नाराज करे। यहां तक कि वरिष्ठ शिष्य भी डर के मारे कांप रहे थे। राघव बहुत ही निर्भीक था, लेकिन जो उन्हें जिज्ञासु लगा वो ये था कि ठंडे एल्डर रंजीत बिल्कुल भी नाराज नहीं हुए। नहीं, उन्होंने राघव को फटकारा। इसके बजाय उन्होंने बस शांतिपूर्वक दूर की ओर देखा। फ्लाइंग बोट अभी भी तेजी से उड़ रही थी और नीचे की पहाड़ियां तेजी से गुजर रही थी, लेकिन फ्लाइंग बोट के अंदर पूरी तरह से चुप्पी थी। यही नियम है। लंबे समय के बाद एल्डर रंजीत ने निरपेक्ष स्वर में कुछ शब्द कहे। है शिष्य ऐसा नहीं मानता। नियम वे हैं जो शक्तिशाली कमजोरों को नियंत्रित करने के लिए उपयोग करते हैं। शक्तिशाली लोग नियमों का उल्लंघन कर सकते हैं और अधिक शक्तिशाली लोग नियमों को पूरी तरह नजरअंदाज कर सकते हैं। सबसे शक्तिशाली लोग वे हैं जो जब चाहें नियम बदल सकते हैं। फीनिक्स क्राई एम्पायर में मुझे फीनिक्स क्राई एम्पायर के नियमों का पालन करना था। एक्सुएंशन मॉनेस्ट्री में मुझे एक्सुएंशन मॉनेस्ट्री के नियमों का पालन करना था। सुपर मोनास्ट्री में भी यही था, लेकिन मैंने उन नियमों का पालन नहीं किया, क्योंकि अगर मैं करता तो मैं पहले ही दुखद मृत्यु को प्राप्त हो चुका होता। इसलिए जैसे ही मैं सेंट्रल प्लेन्स पहुंचूंगा, मैं उन नियमों का पालन करूंगा जो मेरे लिए अनुकूल है। लेकिन जो नियम मुझे दबाते हैं, उनका शिष्य पालन नहीं कर पाएगा, राघव ने कहा, तो तुम्हारा निर्दयतापूर्वक विनाश कर दिया जाएगा। एल्डर रंजीत ने कहा, अगर मुझे नष्ट किया जाना है तो हो जाने दो। ड्रैगन ब्लड लीजन के योद्धा मृत्यु से नहीं डरते। हमारे अपने सिद्धांत और अपने उद्देश्य हैं। मुझे ये चिंता नहीं कि वे मरेंगे, लेकिन मुझे डर है कि वे सीनियर की तरह हो जाए, क्रशिंग रूल्स में खो जाए और चलती लाश बन जाए। राघव ने आह भरी। ड्रैगन ब्लड वॉरियर्स सभी ने राघव का अर्थ समझ लिया। वह उन्हें चेतावनी देने के लिए एल्डर रंजीत को उदाहरण के रूप में उपयोग कर रहा था। इतना शक्तिशाली व्यक्ति भी जैसे एल्डर रंजीत एक्सुएंशन दाओ सेक्ट के नियमों के कारण मशीन बन गया था। नियम लोगों को बिना उनकी चेतावनी के मार देते थे, व्यक्ति की इच्छा मिटा देते थे और उनकी महत्वाकांक्षाओं को निगल जाते थे। सबसे भयावह बात यह थी कि यह ऐसा था जैसे किसी मेंढक को उबलते पानी में डाल दिया गया हो। यह व्यक्ति की वीरता को बिना किसी चेतावनी के मिटा देता था। ड्रैगन ब्लड वॉरियर्स ने सोचा कि वे कैसे राघव का पालन करते हुए 108वें मोनेस्ट्री से आए, फिर 36वें सुपर मोनास्ट्री तक और फिर एक्सुएंशन दाओ सेक्ट तक पहुंचे। क्या उन सभी मोनेस्ट्री हेड्स और एल्डर्स को चुपचाप इन नियमों के लिए बलिदान नहीं किया गया था? वे भी कभी जवान और उत्साही थे, लेकिन उस उत्साह और युवा ऊर्जा को उनके जाने बिना ही मिटा दिया गया था। नतीजतन वे थके हुए दिन बिता रहे थे, जो कुछ नहीं कर पा रहे थे। वे परस्पर छलकपट में उलझे रहते, नियमों द्वारा बनाए गए जाल में फंसकर। उन्होंने अपनी मूल इच्छाओं को भूल लिया था। 108वीं मोनेस्ट्री, 36वीं सुपर मोनास्ट्री, ईस्टर्न वेस्टलैंड की ब्रांच सेक्ट, वे सब ऐसे थे जैसे बड़े रंग के बर्तन, हर एक पिछले से बड़ा और अधिक प्रभावित करने वाला। उस पैटर्न के अनुसार सेंट्रल प्लेन्स की एक्सुएंशन दाओ सेक्ट और भी बड़ा रंग बर्तन होगी। यहां तक कि किंग्स भी चुपचाप इसमें खो जाते, देखकर कि एक भयानक एक्सपर्ट जैसे एल्डर रंजीत को सिर्फ आदेश मानने वाला कठपुतली बना दिया गया। ऐसा लग रहा था जैसे वे अपना भविष्य देख रहे हों और उनके शरीर में ठंडी सिहरन दौड़ गई। यदि एल्डर रंजीत का वर्तमान उनका भविष्य है, तो वे बेहतर समझते कि उत्साह की आग में जलकर मरना उनके लिए बेहतर होगा, बजाय इसके कि वे उसके जैसे बने। बिना लक्ष्य के कल्टीवेशन का कोई अर्थ नहीं था। बॉस,
हम अपनी मूल इच्छाओं को कभी नहीं भूलेंगे, चाहे हम किसी भी रियल में कल्टिवेशन करें, चाहे जो रोब्स पहने, हम फिर भी वही युवा पुरुष रहेंगे। यदि कोई इसे स्वीकार नहीं करता तो हम उनके खिलाफ पूरी ताकत लगाएंगे। ड्रैगन ब्लड वॉरियर्स ने चिल्लाया। उन्हें पता था कि राघव उन्हें हमेशा अपने जुनून और जोश को बनाए रखने की चेतावनी दे रहा था। क्या तुम मुझे यह दिखाने के लिए उदाहरण के रूप में उपयोग कर रहे हो कि क्या नहीं करना चाहिए? एल्डर रंजीत ने निरपेक्ष स्वर में कहा, लेकिन उसके शब्दों में थोड़ी कड़वाहट स्पष्ट थी। माफ करें, शिष्य ने असभ्य व्यवहार किया। राघव ने हल्का सा झुककर कहा। उसे वास्तव में थोड़ी माफी महसूस हुई। इससे बचने का कोई तरीका नहीं था। एल्डर रंजीत के शब्दों से राघव ने महसूस किया कि एक्सुएंशन दाओ सेक्ट निश्चित रूप से एक उलझा हुआ स्थान है। इससे उसका उत्साह और प्रत्याशा काफी कम हो गया। सेंट्रल प्लेन्स निश्चित रूप से दुनिया के एक्सपर्ट्स का खेल का मैदान था, लेकिन इस खूबसूरत मैदान का निर्माण अनगिनत प्रतिभाओं की हड्डियों से हुआ था। यह अज्ञात था कि इसके पीछे कितनी बेरहमी की हत्या हुई थी। राघव नहीं चाहता था कि ड्रैगन ब्लड लीजन इन विचारों में खो जाए। एक बार जब वे खो जाएंगे तो उन्हें बाहर निकालना कठिन होगा। ऐसा अंत भी दुखद होगा। यदि वह चाहता था कि ड्रैगन ब्लड लीजन पूरा रहे तो उसे उन्हें बिना हिचक और किसी के सामने नहीं झुकते हुए आगे बढ़ाना होगा, चाहे वे असंगत नियम ही क्यों न हो। नियमों के खिलाफ लड़ना पूरी लीजन के विनाश का कारण बन सकता था, लेकिन उनके पास वह साहस होना चाहिए था। उन्हें अपने जीवन की बाजी लगाने, अपने दांत दिखाने का साहस होना चाहिए था। तभी वे सेंट्रल प्लेन्स में अपनी जगह बना पाएंगे। अन्यथा वे वहां मौजूद अनगिनत हेवनली जीनियसेस द्वारा निगल लिए जाएंगे। एल्डर रंजीत ने आह भरी। नई पीढ़ी पुरानी को पार कर जाएगी। शायद वह मानसिकता अच्छी है। ये कहने के बाद एल्डर रंजीत मुड़ा और चला गया। उसकी छवि थोड़ी अकेली लग रही थी, लेकिन वह स्पष्ट रूप से राघव के व्यवहार के प्रति अच्छा विचार नहीं रखता था। शायद इसलिए कि उसने बहुत कुछ देखा था और कई प्रतिभाओं को देखा था जिनका अंत दुखद हुआ। इसलिए वो पहले ही थक चुका था। उसके जाते हुए आकार को देखकर ड्रैगन ब्लड वॉरियर्स के दिल और भी कठोर हो गए। उन्हें एल्डर रंजीत पर तरस भी आया। वह कोई था जिसे नियमों ने कुचल दिया था। साथ ही उन्हें राघव की दृष्टि की भी प्रशंसा करनी पड़ी। ड्रैगन ब्लड लीजन के रुदर के रूप में राघव को केवल अद्वितीय शक्ति ही नहीं चाहिए थी, बल्कि असाधारण बुद्धिमत्ता की भी आवश्यकता थी। वे वरिष्ठ शिष्य गहरे प्रभावित हुए। ड्रैगन ब्लड वॉरियर्स की उत्साही दृष्टि देखकर उन्होंने महसूस किया कि वे भी प्रभावित हो रहे हैं। पिछली बार चारों क्षेत्रों से कुल कितने शिष्य आए थे? राघव ने पूछा। 3,70,000 से अधिक, सीनियर शिष्य ने कहा। कितने? राघव अपने कानों पर विश्वास नहीं कर सका। थोड़ा सा 3,70,000 से अधिक, उस शिष्य ने दोहराया। 3,70,000, सभी सी एक्सपांशन सेलेस्टियल्स। यह संख्या राघव को डराने के लिए काफी थी। कोई आश्चर्य नहीं कि कहा जाता है कि ईस्टर्न वेस्टलैंड सबसे कमजोर क्षेत्र है। 3,70,000 में से केवल 20,000 ईस्टर्न वेस्टलैंड से आए थे। यह अनुपात उसे शब्दहीन कर गया। तुम्हारी पीढ़ी में कई हेवनली जीनियसेस थे, सही? राघव ने पूछा। हाँ, वास्तव में बहुत थे। वे लगभग राक्षस जैसे मानव स्मता से परे थे। हम केवल उन्हें देख सकते थे। उस सीनियर शिष्य ने कड़वी मुस्कान दी। स्पष्ट रूप से गहरा प्रभाव प्राप्त कर चुके थे। उन 3,70,000 शिष्यों में हालांकि ये वरिष्ठ शिष्य सबसे कमजोर नहीं कहे जा सकते थे, फिर भी वे लगभग खत्म होने की सीमा पर थे। वे एलिट्स भी नहीं कहे जा सकते थे। फिर हेवनली जीनियसेस का क्या कहना? सबसे क्रोधजनक बात यह थी कि एक्सुएंशन दाओ सेक्ट के नियम वरिष्ठ शिष्यों को उनके ऊपर अत्याचार करने की कई लूपहोल्स देते थे और उन्हें केवल सहना पड़ता था। इस बार उन्हें नए आने वालों का स्वागत करने भेजा गया था। मूल रूप से वे अपनी नाराजगी निकालना चाहते थे, लेकिन इसके बजाय नए आगंतुकों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। इतनी बातचीत के बाद सभी एक दूसरे के साथ बहुत परिचित हो गए। वरिष्ठ शिष्य अब अहंकारी नहीं थे। इसके बजाय उन्होंने ड्रैगन ब्लड वॉरियर से बात करना शुरू किया। उनके सामने धीरे धीरे बढ़ चढ़कर व्यवहार किया।
उन्होंने पाया कि हर एक ड्रैगन ब्लड वॉरियर में अत्यंत घना स्पिरिट ब्लड था। ऐसे लोग ट्रायल्स पास करने और एक्सपेंशन दाओ सेक्ट में शामिल होने में कोई कठिनाई नहीं पाएंगे। उन्हें सभी को इनर सेक्ट शिष्य बन जाना चाहिए। ये वरिष्ठ शिष्य आउटर सेक्ट शिष्य से अधिक नहीं थे। शायद वे अपने जीवन काल में इनर सेक्ट नहीं जा पाएंगे, इसलिए ड्रैगन ब्लड वॉरियर्स के साथ अच्छे संबंध बनाना उन्हें अनंत लाभ दे सकता था। यहां तक कि आदिल भी राघव के पास जाकर माफी मांगने लगा, खुद को कोसते हुए कि उसने दूसरों की झूठी बातों में आकर ऐसा किया। उसने यह भी कहा कि उसके कार्यों के लिए उसे 1000 मौतें मिलनी चाहिए। राघव को उसके साथ बहस करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। यह उसके लिए कुछ गंभीर नहीं था और उसने उससे और विवरण नहीं मांगा। अब जब सभी एक दूसरे से परिचित थे, वे एक बार फिर पॉइंटर्स का आदान प्रदान करने गए, लेकिन इस बार ये एक दोस्ताना प्रतियोगिता थी जहां दोनों पक्ष अपनी पूरी शक्ति का उपयोग कर रहे थे। ड्रैगन ब्लड वॉरियर्स ने अपने स्पिरिट ब्लड का उपयोग किया, जबकि वरिष्ठ शिष्य अब अपने कल्टिवेशन बेसिस को दबा नहीं रहे थे। ये नई लड़ाइयां बेहद तीव्र थी। जो बात वरिष्ठ शिष्यों को चौंकाने वाली थी वो ये थी कि ड्रैगन ब्लड वॉरियर्स आश्चर्यजनक रूप से शक्तिशाली थे। इन तीव्र लड़ाइयों में उनके द्वारा छोड़ी गई किलिंग इंटेंट से ऐसा लग रहा था कि ये पॉइंटर्स का आदान प्रदान नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे वे किसी भी क्षण उन्हें मार सकते हैं, लेकिन कुछ वरिष्ठ शिष्य मरने की भावना को पार करके लड़ने में सक्षम थे। उन्होंने अपनी वास्तविक शक्ति छोड़ दी और इस तरह की लड़ाई में ड्रैगन ब्लड वॉरियर्स वास्तव में एक स्तर कमजोर थे। लेकिन अगर यह असली जीवन मृत्यु की लड़ाई होती तो यह पूरी तरह अलग मामला होता। 7वें दिन उनके चारों ओर का दृश्य पूरी तरह बदल गया। पहाड़ और मैदान गायब हो गए। उनकी जगह एक विशाल गरजता समुद्र ले लिया। फ्लाइंग बोट के नीचे एक गर्जन करता समुद्र प्रकट हुआ, जो क्षितिज तक बिना अंत के फैला हुआ था। नीला पानी उबल रहा था और भयंकर तूफान मचा रहा था। विशाल लहरें, जो पहाड़ों से भी बड़ी थी, टकरा रही थी। ईस्टर्न वेस्टलैंड के शिष्यों ने ऐसा कभी नहीं देखा था। इस विशाल समुद्र के सामने वे खुद को बेहद छोटे महसूस कर रहे थे। क्या ये मार्शल हेवन सीरिंग बहुत खतरनाक है? अर्जुन ने घबराते हुए पूछा। बहुत खतरनाक। वास्तव में मार्शल हेवन सीरिंग 7 महान खतरे वाले क्षेत्रों में से एक है। हालांकि ये अंगूठी जैसी आकार की है, इसकी चौड़ाई पार करने में पूरी गति से उड़ाने में एक पूरा सप्ताह लग जाता है। समुद्र के भीतर समुद्री राक्षस का आतंक है और वे अत्यंत खतरनाक है। शक्तिशाली समुद्री राक्षस को परेशान किए बिना पार करने के लिए हम पूरी गति से नहीं उठ सकते और केवल चुपचाप अपने रास्ते से निकल सकते हैं, सीनियर शिष्य ने समझाया। 7 महान खतरे वाले क्षेत्र, सेंट्रल प्लेन्स बेहद विशाल है और हमें केवल इतना पता है कि मार्शल हेवन सीरिंग 7 खतरे वाले क्षेत्रों में से एक है। सौभाग्य से ये बहुत बड़ा है, इसलिए खतरा बिखरा हुआ है, जिससे ये कम डरावना लगता है। हालांकि ये वास्तव में 7 खतरे वाले क्षेत्रों में से एक है और हर बार जब आप इसके ऊपर उड़ते हैं तो सतर्क रहना पड़ता है। छोटे फ्लाइंग बोट का उपयोग करना वास्तव में बेहतर होता, क्योंकि ये अधिक ध्यान नहीं खींचता। लेकिन हमारी फ्लाइंग बोट बहुत बड़ी है और शक्तिशाली समुद्री राक्षस को नोटिस करना आसान है। अगर यह केवल सामान्य समुद्री राक्षस होते तो ठीक होता। यहां तक कि अगर हमें किंग लेवल समुद्री राक्षस यानी 9वें रैंक के समुद्री राक्षस मिले तो डरने की कोई बात नहीं होती। लेकिन अगर हम इससे ऊपर के समुद्री राक्षस से मिले तो परेशानी होगी, सीनियर शिष्य ने कहा। हर साल मार्शल हेवन सीरिंग के ऊपर अनगिनत फ्लाइंग बोट गायब हो जाते और कोई भी पूरी सुरक्षा के साथ इसे पार करने की गारंटी नहीं दे सकता था। समुद्री राक्षस मतलब मैजिकल बीस्ट्स जो समुद्र में रहते हैं? अर्जुन ने पूछा। तुम ऐसा कह सकते हो, लेकिन ये सामान्य मैजिकल बीस्ट से कुछ अलग है। इनके पास क्रिस्टल कोर्स नहीं होते, लेकिन इनके भीतर एक आंतरिक गोली होता है जो और भी मूल्यवान होता है। हालांकि समुद्री राक्षस मैजिकल बीस्ट से अधिक शक्तिशाली और क्रूर होते हैं। समुद्र की गहराइयों में कितने भयानक समुद्री राक्षस छिपे हैं, यह अज्ञात है। अचानक फ्लाइंग बोट जोर से हिली, जिससे सभी चक्कर खाने लगे। फ्लाइंग बोट तीव्रता से झुक गई। चिंता मत करो, यह केवल तूफानी क्षेत्र है, यह सिर्फ थोड़ी हलचल है।
यह क्षेत्र वह है जहां भूमि की हवा समुद्र की हवा से टकराती है। वास्तव में यह तूफानी क्षेत्र मार्शल हेवन सी रिंग का सबसे सुरक्षित हिस्सा है। शिष्य ने कहा, कैसे? क्योंकि इस क्षेत्र में समुद्री राक्षस नहीं होते, उन्हें यह वातावरण पसंद नहीं है। यही इसे सबसे सुरक्षित बनाता है। तूफानी क्षेत्र बहुत बड़ा नहीं था। केवल 1 घंटे की उड़ान के बाद वे इसे पार कर गए। उनके सामने एक सुंदर धूप भरी आकाश प्रकट हुआ, जिसमें कोई बादल नहीं थे। समुद्र शांत था, केवल हल्की लहरों के साथ। ये एक सुंदर और शांतिपूर्ण दृश्य था। लेकिन जैसे ही वे यहां पहुंचे, वरिष्ठ शिष्य तनाव में आ गए। फ्लाइंग बोट भी धीमी हो गई, जिससे उड़ान के दौरान कम हलचल हुई। बिना किसी चेतावनी के समुद्र पर एक लहर उठी। एक पहाड़ से बड़ा सिर पानी की सतह को तोड़ते हुए बाहर आया और फ्लाइंग बोट पर पानी की विशाल फुहार लगी। फ्लाइंग बोट को टक्कर लगी और वो हवा में उछल गई। अंदर बैठे सभी लोग चक्कर खाने लगे। ये क्या है? अर्जुन ने पूछा। नीली त्वचा वाला मॉन्स्टर्स। ये बेहद घृणित है, क्योंकि इन्हें पानी के ऊपर उड़ती चीजों पर हमला करना पसंद है। अगर छोटे फ्लाइंग बोट उन्हें दिखाई दिए तो इनके हमले पूरी बोट को नष्ट कर सकते हैं। हालांकि छोटे बोट देखना भी कठिन होता है, इसलिए उन्हें मारा जाने का खतरा कम होता है। इसलिए उन्हें वास्तव में कुछ लाभ था। लेकिन एक्सपेंशन दाओ सेक्ट एक नहीं भेज सकती थी, क्योंकि उन्हें यह नहीं पता था कि वे कितने लोगों को वापस लाएंगे। उनकी पहाड़ जैसी फ्लाइंग बोट के पानी के ऊपर उड़ने से वे वास्तव में बहुत ध्यान आकर्षित कर रहे थे। तो फिर फ्लाइंग बोट को ऊंचा क्यों नहीं उड़ाया जाता? तब क्या वे समुद्री राक्षस के हमलों से बच नहीं सकते? एक अच्छा विचार है, लेकिन यह काम नहीं करेगा। मार्शल हेवन सी रिंग अत्यंत अजीब है। हवा में ऊपर अजीब नियम है। जितनी ऊंचाई पर फ्लाइंग बोट जाएगी, उतनी अधिक प्रतिरोध होगी। यह जोर जोर से गड़गड़ाहट करेगा और भी असुरक्षित होगा। सभी को झटका लगा। यह मार्शल हेवन सी रिंग बहुत ही विचित्र था। वे नर्वस थे, साथ ही थोड़े उत्साहित थी। फ्लाइंग बोट लगातार हिल रही थी, क्योंकि कभी कभी पानी की फुहारों ने इसे टकराया। यह लगातार हवा में उछलती रही, जिससे सभी हल्का महसूस कर रहे थे। इसे सहना मुश्किल था। हाय राम, क्या इसका अंत है? अर्जुन ने गाली दी। उसे मतली हो रही थी। धैर्य रखें। जब हम इस क्षेत्र को पार कर लेंगे तो यह सुचारू हो जाएगा। जब हम यहां आए थे तब भी ऐसा ही था। एक सीनियर शिष्य ने सांत्वना दी। असल में सभी के लिए यह असहनीय था। ऐसा लग रहा था जैसे वे किसी गेंद में फंसे हों और समुद्री राक्षस के हमले उस गेंद को ठोकर मारने जैसी थी। हर बार जब वे मारे जाते, उन्हें और बुरा लगता। सीमा को सबसे ज्यादा कठिनाई हो रही थी। नेहा उसे सहारा दे रही थी, लेकिन फ्लाइंग बोट के भीतर वो बहुत मदद नहीं कर पा रही थी। एक सोल कल्टीवेटर होने के नाते सीमा का शरीर बहुत कमजोर था। उसका चेहरा पीला पड़ गया था, जिससे राघव को चिंता हुई। अब और सहन नहीं कर पा रहा, वो खड़ा हुआ और बोला, एल्डर रंजीत, डिफेंसेस हटा दे, मैं उन्हें भगा दूंगा। तुम्हारे पास कोई तरीका है? एल्डर रंजीत फ्लाइंग बोट को नियंत्रित कर रहा था। सच कहूं तो उसे भी असहजता थी, लेकिन कोई विकल्प नहीं था। हां, राघव ने सिर हिलाया। एल्डर रंजीत थोड़ी देर रुका, फिर बोला, यह क्षेत्र ज्यादा शांत नहीं है। तुम उन्हें नहीं मार सकते, या खून और शक्तिशाली समुद्री राक्षस को आकर्षित करेगा। यही कारण था कि उसने सीधे उन पर हमला नहीं किया था। चिंता मत कीजिए, मैं समझ गया। ठीक है। एल्डर रंजीत ने हाथ हिलाया और फ्लाइंग बोट के चारों ओर पारदर्शी बैरियर गायब हो गया। राघव बोट के सामने प्रकट हुआ। बाकी सभी टाइटली फ्लाइंग बोट को पकड़कर बैठे थे। अब जब डिफेंसेस हट गए थे, यदि उन्हें मारा गया तो हवा में उड़े बिना बोट पर टिकने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। राघव ने हाथ बढ़ाया और एक बिजली का गोला बना। इसके भीतर अनगिनत लाइटनिंग रून्स घूम रहे थे, जो एक कांचीरती गर्जना निकाल रहे थे। वरिष्ठ शिष्य हैरान रह गए, यहां तक कि एल्डर रंजीत का चेहरा भी बदल गया। हेवनली ट्रिब्यूलेशन लाइटनिंग, वो 9 हेवंस की ट्रिब्यूलेशन लाइटनिंग को कैसे नियंत्रित कर सकता है? राघव ने लाइटनिंग बॉल को समुद्र में फेंका। वह गायब हो गया
और उसके बाद अनगिनत माउंटेन साइज्ड बॉडी समुद्र की सतह पर तैरने लगे। वे सभी बेहोश हैं। अभी सभी को नीली त्वचा वाला मॉन्स्टर्स को ठीक से देखने का मौका मिला। उनके शरीर विशाल थे और स्केल्स की परतों से सुरक्षित थे। वे प्रॉन्स जैसी आकृति के थे, लेकिन उनके शरीर बिल्कुल विशाल थे और उनके सिर पर एक बड़ा कैविटी था जिससे वे अपने अटैक्स लॉन्च करते थे। वे अपने शरीर में पानी जमा करते और कंप्रेशन के माध्यम से अपने वाटर स्पाउट्स को बहुत शक्ति के साथ छोड़ते थे। हालांकि वे बिजली की शक्ति के प्रति बेहद कमजोर थे। राघव मूल रूप से सिर्फ उन्हें भगा रहा था। उसने उम्मीद नहीं की थी कि ये सब लाइटनिंग बॉल से बेहोश हो जाएंगे। मैं एक स्पेस खोलूंगा और नीली त्वचा वाला मॉन्स्टर्स को फ्लाइंग बोट में खींच लूंगा। उन्हें फ्लाइंग बोट के भीतर मारो और याद रखो कि उन्हें खून नहीं बहने देना। उनके आंतरिक गोली में शुद्ध पानी की एसेंस है और वे बहुत मूल्यवान हैं। जब हम एक्सपेंशन दाओ सेक्ट लौटेंगे तो आप उन्हें आवश्यक रिसोर्सेज के लिए बदल पाएंगे। पानी की सतह पर मौजूद सेक्डो नीली त्वचा वाला मॉन्स्टर्स को देखकर एल्डर रंजीत खुद कुछ नियमों को तोड़ने को मजबूर हो गया। इस समय अनावश्यक परेशानी से बचना बेहतर था। हालांकि शायद ये राघव के प्रभाव की वजह से था, लेकिन उसे ये महसूस हुआ कि इन नीली त्वचा वाला मॉन्स्टर्स को बर्बाद करना बहुत पछताने वाला होगा। उसने फ्लाइंग बोट की एक सुविधा को सक्रिय किया और रेस ऑफ लाइट नीचे की ओर गए, जैसे हाथ उन्हें फ्लाइंग बोट में खींच रहे हों। फ्लाइंग बोट के अंदर का स्पेस बाहर दिखाई देने वाले आकार से कहीं अधिक था। राघव और बाकी लोग नहीं जानते थे कि क्या हो रहा है, लेकिन उन्होंने देखा कि वरिष्ठ शिष्य बहुत खुश थे। वरिष्ठ शिष्यों ने स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ का उपयोग करके सी डेनिब्स को मार डाला और राघव से कहा कि उनके रेशंस के अलावा वे जो रिसोर्सेज इकट्ठा कर चुके हैं उन्हें एक्सपेंशन दाओ सेक्ट के पवेलियंस में आवश्यक रिसोर्सेज के लिए बदल सकते हैं। बाहरी शिष्य के रूप में उनके पास रिसोर्सेज इकट्ठा करने की क्षमता सीमित थी, इसलिए उन्हें इसे पाने के लिए मेहनत करनी थी। सच कहूं तो ईस्टर्न वेस्टलैंड के शिष्य को लेने आना एक लाभदायक मिशन था। अपने नए शिष्यों की एरोगेंस को दबाने के अलावा मार्शल हेवन सीरिंग के अपेक्षाकृत सुरक्षित क्षेत्र में वे कुछ समुद्री राक्षस का शिकार कर सकते थे और उन्हें आवश्यक रिसोर्सेज के लिए बदल सकते थे। शिकार क्षेत्र तक पहुंचने से पहले ही उन्होंने इतने सारे नीली त्वचा वाला मॉन्स्टर्स प्राप्त कर लिए थे। वे अत्यंत उत्साहित थे क्योंकि नियमों के अनुसार यात्रा के दौरान प्राप्त रिसोर्सेज सभी में बांटे जाएंगे। यह पारंपरिक तरीका था, पहले थप्पड़ और फिर मिठाई। पहले वरिष्ठ शिष्य नए शिष्यों को पीटते थे और फिर उन्हें डिप्रेस्ड होने से बचाने के लिए वरिष्ठ शिष्य समुद्री राक्षस का शिकार करते और लाभ उनके साथ बांटते। इस मनोवैज्ञानिक तकनीक ने नए शिष्यों की एरोगेंस को टेम्पर किया और उनके भविष्य के लिए नई आशा दी। ये एक नियमित प्रक्रिया थी, लेकिन अब ये पहले जैसा नहीं था। अब नए शिष्य वरिष्ठ शिष्य से लाभ नहीं उठा रहे थे, बल्कि वे सभी राघव से लाभ उठा रहे थे। वे अपनी यात्रा जारी रखे जब तक और नीली त्वचा वाला मॉन्स्टर्स दिखाई देंगे। राघव लाइटनिंग बॉल फेंककर उन्हें बेहोश कर देगा। बिजली की शक्ति उनके लिए अभिशाप था और इसके सामने उनकी कॉम्बैट पावर शून्य के बराबर थी। फ्लाइंग बोट शांतिपूर्वक उड़ रही थी। अब सभी अधिक अटैक्स की उम्मीद कर रहे थे ताकि वे अधिक लाभ प्राप्त कर सके। मुझे आंतरिक गोली की परवाह नहीं, लेकिन मांस को फेंकना मत। इसे सिद्धार्थ के लिए छोड़ दो, राघव ने कहा। राघव ने देखा कि वरिष्ठ शिष्य केवल आंतरिक गोली ले रहे थे, लेकिन मांस को कचरे की तरह फेंक रहे थे। हालांकि ये कॉप्सेस वही थे जो राघव और सिद्धार्थ चाहते थे। कुछ घंटे और बीते और वे नीली त्वचा वाला मॉन्स्टर्स के क्षेत्र से बाहर उड़ गए, लेकिन उन्होंने जो आंतरिक गोली इकट्ठा किए थे उससे वरिष्ठ शिष्यों के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान थी। सीनियर अप्रेंटिस ब्रदर राघव, हम अमीर हो गए, आदिल उत्साहित होकर बोला। उन्होंने 3000 से अधिक आंतरिक गोली इकट्ठा किए थे। बराबर बांटने पर हर किसी को 6 मिलेंगे। ये असाधारण संपत्ति थी। आदिल ने पहले ही स्थिति को स्वीकार कर लिया था और राघव और सीमा से खूब माफी मांगने के बाद उसने सभी के साथ अत्यंत सम्मानपूर्वक व्यवहार किया और मुस्कुराते चेहरे पर हाथ उठाने के सिद्धांत के अनुसार किसी ने भी उसके कार्यों पर तकरार नहीं की।
सभी एक दूसरे से परिचित थे और अपनी पिछली शत्रुता को भुला चुके थे। इतनी सारी आंतरिक गोली मिलने के बाद वे सभी खुश थे। ये नीली त्वचा वाला मॉन्स्टर्स विशाल थे, लेकिन वास्तव में केवल 7वें रैंक के थे। हालांकि अपने समुद्री क्षेत्र में उनकी शक्ति 8वें रैंक के मैजिकल बीस्ट के बराबर थी। इससे उनकी आंतरिक गोली और भी मूल्यवान हो गई। कुछ ही समय में उनका लाभ एक्सपेंशन दाओ सेक्ट में आधे साल के राशन के बराबर हो गया। वरिष्ठ शिष्य अत्यंत उत्साहित थे और साथ ही उनका राघव के प्रति सम्मान और बढ़ गया। हालांकि राघव को ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। हालांकि ये नीली त्वचा वाला मॉन्स्टर्स की आंतरिक गोली मूल्यवान थी। वह एक एल्केमिस्ट था। उसे इस धन की कमी नहीं थी। इसके अलावा उसने अपनी कल्टीवेशन यात्रा में अनगिनत लड़ाइयां लड़ी थी। एक वाक्य में उसके अनुभव को समेटा जा सकता था, लड़ाई सबसे तेज तरीका है अमीर बनने का। हालांकि राघव ने ईस्टर्न वेस्टलैंड में प्राप्त कुछ लाभ एक्सपेंशन दाओ सेक्ट और देविका को छोड़ दिया था, फिर भी उसे पैसों की कमी नहीं थी। उसके पास यून स्पिरिट स्टोन्स, पीक ग्रेड डिवाइन मॉर्टल मोल्टिंग एलिक्सर और 10,000 स्पिरिट ब्लड थे। ये सभी अनमोल खजाने थे, और अगर उसके पास ऐसी चीजें नहीं भी होती तो उसके पास अपनी शक्तिशाली अल्केमी स्किल्स थी। कुछ रेयर पिल्स को रिफाइन करके धन आसानी से आता। इसके अलावा वो वर्तमान में वेद शर्मा के साथ सहयोग कर रहा था। वो पिल फॉर्मूलास लाता था, जबकि वेद शर्मा मैन पावर और साधन लाता था। भविष्य में उसे पैसों की कमी नहीं होनी चाहिए। उस क्षेत्र को पार करने के बाद एल्डर रंजीत ने एक बार फिर फ्लाइंग बोट की बैरियर को सामन किया। हालांकि रास्ते में उन्हें कभी कभी सी डीमन का हमला मिल जाता था। उनकी शक्ति कम थी और संख्या भी कम थी, इसलिए वे इन हमलों को लगभग नजरअंदाज कर सकते थे। फ्लाइंग बोट पूरे दिन और रात उड़ती रही, फिर धीमी हुई और रुक गई। हम शिकार क्षेत्र में पहुंच गए हैं। आदिल और अन्य खुश हो गए। वे स्पष्ट रूप से केवल इसके लिए ही इंतजार कर रहे थे। ये शिकार क्षेत्र ऐसा था जिसे पीढ़ियों ने यात्रा मार्गों के अनगिनत वर्षों के अनुभव से निर्धारित किया था। लोगों ने पाया कि इस क्षेत्र में शक्तिशाली समुद्री राक्षस नहीं थे, इसलिए इसे एक्सपेंशन दाओ सेक्ट का शिकार क्षेत्र बनाया गया था। जब वे ईस्टर्न वेस्टलैंड से सेंट्रल प्लेन्स लौटते थे, अलग अलग फ्लाइंग बोट अलग अलग उड़ान मार्गों का उपयोग करते थे। छोटे बोट सीधे जा सकते थे क्योंकि वे समुद्री राक्षस का ध्यान नहीं खींचते थे। इससे छोटे फ्लाइंग बोट समुद्र को बड़े बोटों की तुलना में बहुत तेजी से पार कर सकते थे। विशाल फ्लाइंग बोट को शक्तिशाली समुद्री राक्षस के क्षेत्रों से बचने के लिए मुड़ते हुए मार्ग से जाना पड़ता था। यह विशेष मार्ग एक्सपेंशन दाओ सेक्ट ने अनगिनत परीक्षणों के माध्यम से तय किया था। वे शक्तिशाली समुद्री राक्षस के वितरण की एक निश्चित समझ रखते थे और यह क्षेत्र अपेक्षाकृत सुरक्षित था। वे यहां थोड़े समय के लिए शिकार कर सकते थे, फिर जब तक वे शक्तिशाली समुद्री राक्षस का ध्यान आकर्षित नहीं करते, उन्हें तुरंत यहां से निकल जाना था। आमतौर पर यह छोटा समय 3 दिन का होता था। वे यहां आने के रास्ते में शिकार नहीं कर रहे थे ताकि वापसी के रास्ते में परेशानी न हो, इसलिए यह अवसर उन्हें ठीक से पकड़ना था। फ्लाइंग बोट समुद्र के ऊपर रुक गई। आदिल और अन्य पहले ही अपनी तैयारी कर चुके थे और उन्होंने समुद्र में चारा डालना शुरू किया। यह चारा हजारों मील दूर समुद्री राक्षस को आकर्षित कर सकता था। फेलो शिष्य, जब समुद्री राक्षस आए तो पूरी ताकत से हमला करें। यह सेक्ट हमें देता है और चाहे जितना भी प्राप्त हो, इसे हमारे बीच बराबर बांटा जाएगा। यह एक दुर्लभ अवसर है, इसलिए अधिक समुद्री राक्षस मारने की कोशिश करें। हम केवल यहां 3 दिन रह सकते हैं, आदिल ने सभी से कहा। आमतौर पर वो आदेश देता, लेकिन अब वो हिम्मत नहीं कर रहा था। क्या इस तरह से समुद्री राक्षस को मारना ज्यादा नहीं है? उन्होंने हमें उकसाया नहीं, सीमा ने कहा। वो समुद्री राक्षस के इतने बड़े पैमाने पर कत्लेआम से कुछ हद तक अनिच्छुक थी। आखिरकार एक बीस टेमर के रूप में वो नहीं चाहती थी कि समुद्री राक्षस इतनी लापरवाह ढंग से मारे जाए। सीनियर अप्रेंटिस सिस्टर, इस बार तुम गलत हो। वे निर्दोष नहीं हैं। वे पूरे मार्शल हेवन कॉन्टिनेंट की विपत्ति है। एक शिष्य ने कहा, तुम ईस्टर्न वेस्टलैंड में थी, लेकिन तुम्हें 20 टाइड्स के बारे में सुनना चाहिए था, है ना? हाँ,
सीमा ने सिर हिलाया। बीस्ट टाइड्स वास्तव में भयानक घटनाएं थी। जब मैजिकल बीस्ट्स की संख्या बहुत अधिक हो जाती, वे अपने क्षेत्र का विस्तार करते और वह मानव क्षेत्र से टकराता। अनगिनत मैजिकल बीस्ट्स मानव शहरों में घुस जाते, सभी को डराते।